प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं B.Sc सेकेंड ईयर की फोरियर एनालिसिस जो कि ऑप्टिक्स के अंतर्गत आती है। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था एक्सप्रेशन ऑफ द स्पीड ऑफ वेव्स इन ए स्ट्रिंग, और आज एक और महत्वपूर्ण आर्टिकल हम यहाँ करने जा रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि जो डिफरेंट हार्मोनिक्स पैदा होते हैं किसी स्ट्रिंग में ड्यू टू स्टेशनरी वेव्स, उनके बारे में। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोड ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रिंग। एक रस्सी के अंदर जब एक वेव्स बनती हैं तो कौन कौन से उसमें मोड ऑफ वाइब्रेशंस हो सकते हैं, और इसे हम ये भी कह सकते हैं हार्मोनिक्स ऑफ स्ट्रिंग की रस्सी में कौन कौन से हार्मोनिक्स पैदा होते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक से संबंधित आज हम कंप्लीट स्टडी आपको बताने वाले हैं जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के साथ साथ आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें ये काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहले तो देखिए प्यारे बच्चों, आपको पता ही है वेव्स क्या होती हैं। वेव्स आर द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस इन विच द एनर्जी प्रोपगेट्स एंड मीडियम पार्टिकल्स सिंपली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशन। ये बात आपको पता है। और फिर बात आती है कि वेव्स दो टाइप्स की होती हैं, आप जानते हैं। एक में तो क्या होता है कि जब मीडियम पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट कर रहे हों और वेव्स उसी दिशा में प्रोपगेट कर रही हों तो उन्हें हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, जैसे साउंड वेव्स हैं। लेकिन दूसरी तरह की वेव्स जो होती हैं जिसमें मीडियम पार्टिकल्स जो है ऐसे वाइब्रेट कर रहे हों और वेव्स इस तरह से प्रोपगेट कर रही हो उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। और आज हम आपको बताएंगे कि स्ट्रिंग के केस में ट्रांसवर्स वेव्स ही पैदा होती हैं। अब प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं कि हमारी ये स्टेशनरी वेव या फिर स्टैंडिंग वेव्स होती क्या है। पहली बात तो देखिए, सपोज कीजिए हमारे पास एक रस्सी है, वाइब्रेशन सेट कर दिए हैं, उसको ऐसे करके ना छोड़ देंगे तो उसमें इस तरह के वाइब्रेशंस पैदा हो जाएंगे ऐसे। और ये वेव कंटिन्यूसली अगर फ्री है तो ये वेव्स जो है ये मूव कर रहे हैं, इसे हम ट्रैवलिंग वेव कहते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम इस एंड को फिक्स कर दें तो आगे जा नहीं पाएंगी। तो उससे क्या होगा कि ये वेव जा रही है लेकिन इसके साथ साथ जैसे ही ये यहाँ टकराएगी तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और इसका ये जो वो है ना ये भी बदल जाएगा, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, इस तरह से ये आप देख रहे हैं। और फिर क्या होगा कि एक तो वेव जा रही है और एक वेव वापस आ रही है रिफ्लेक्ट होकर के। जब ये दोनों वेव्स आपस में सुपर इम्पोज हो जाएंगी और जब सुपर इम्पोज होंगी तो इनमें इंटरफेरेंस होगा और उसकी वजह से यहाँ पैदा होती हैं स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव्स। याद रखिएगा मैं जो बात कह रहा हूँ। स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग दी स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस्ड या स्टैंडिंग वेव जो कहते हैं, स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। कैसे पैदा हो रही हैं ये मैंने अभी आपको बताया, ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ डायरेक्ट, ये जो जा रही है वो डायरेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड वेव्स। अब ये कंसेप्ट भी हमें समझना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या हो रहा है मैं यहां पर आपको बता देता हूं। जैसे सपोज कीजिए हमने उस कोई रस्सी ली, हमने कोई स्ट्रिंग है हमारे पास और हमने उसके ये दोनों किनारे क्या कर दिए हैं, फिक्स कर दिए हैं ऐसे। ये एक रस्सी है जिसकी लेंथ भी हम आगे चल के आपको बताएंगे, मान लो लेंथ L है, ये देखिए। और इस रस्सी के इन दोनों किनारों को तो हमने फिक्स कर दिया है, ये तो बेचारे हिल डुल ही नहीं सकते। जैसे ये वाले पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, यहाँ पर क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं क्योंकि ये फिक्स पॉइंट है,
तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा। ऐसे पॉइंट्स को हम नोड्स कहेंगे। क्या कहेंगे? नोड्स कहेंगे, क्योंकि यहां पर जो इंटरफेरेंस हो रहा है ना, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। नेट डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या है? 0 है, इसलिए इन पॉइंट्स को हम नोड बोलेंगे। मैं अभी आपको कुछ बेसिक बातें बता रहा हूं, मैंने कुछ बेसिक जानकारी अगर हमें पता चल जाए तो फिर इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स तो हमारे क्या हो गए? नोड्स हो गए हैं। ठीक है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। अब कौन कौन से पॉसिबल मोड ऑफ वाइब्रेशन हो सकते हैं, उनके लिए क्या कंडीशन है? देखिए, एक वेव मान लो, मैं यहां फिर बात कर रहा हूं, ये वेव इधर जा रही है, ये देखिए, सपोज कीजिए ये वेव इधर गई। ठीक है, ये हम यहां तो फिक्स है, ये फिक्स पॉइंट है क्योंकि यहां पर तो नोड बना हुआ है। अब ये तो हो गई इंसिडेंट वेव बेटे, ये देखिए, लेकिन यहां से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी यहां पर, और वो जब रिफ्लेक्ट होगी तो वो ऐसे आ जाएगी, ये देखिए। तो ये जो पॉइंट्स हैं, जैसे ये देख रहे हो, ये वाला पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है, यहां पर नोड्स बन रहे हैं। लेकिन आप एक जगह भी देख रहे हैं कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं, यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम है, यहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। ऐसे पॉइंट्स को हम एंटी नोड्स कहते हैं, ये भी आपको पता है। यानी कि द पॉइंट्स वेयर द नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0 ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दोज आर कॉल्ड नोड्स। एंड द पॉइंट्स वेयर द डिस्प्लेसमेंट रिमेन मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड रिमेन मैक्सिमम ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड, इन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? एंटी नोड्स। नोड्स का जस्ट उल्टा, इन्हें हम एंटी नोड्स कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब ये देखिए, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही भाई एक जा रही है एक आ रही है, इनकी अपनी कंडीशंस होती है। कंडीशन क्या है? ये देखिए, ये वेव यहां से यहां तक जाने में समय लेगी। मान लो इसने समय कितना लिया? t। इस वेव ने यहां से यहां तक जाने में v वेलोसिटी से t टाइम लिया, यहां से यहां तक। लेकिन एक वेव ये जा रही है और ये दूसरी वेव आ रही है, ये दोनों सुपर इंपोज होंगी, दोनों सेम फेस में होनी चाहिए। उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो टाइम लिया है यहां से यहां तक का, उसका डबल जाना और फिर वापिस आना, ये दोनों ही तो सुपर इंपोज करेंगी। तो कितना टाइम होगा? डबल टाइम। ये जो 2t है ना, ये हमारे इसके एक वेव को यहां से यहां तक जाने में जितना समय लगता है, वो प्यारे बच्चों आप जानते हैं उसे क्या कहते हैं? हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। और उस वेव की ये जो कंप्लीट वेवलेंथ है, ये जैसे ये वेवलेंथ है, जैसे यहां से यहां तक की ये एक पूरी वेव की जो लेंथ होती है ना प्यारे बच्चों, ये देखिए, ये उसकी वेवलेंथ कहलाती है। और एक जितनी देर में एक वेव बनती है, उसमें जो हमारे मीडियम पार्टिकल्स हैं वो कितने वाइब्रेशंस कर लेते हैं, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। खैर ये बेसिक बातें आपको पहले से पता है, हम उस चीज़ में नहीं जाना चाहते। हम ये देखना चाहते हैं यहाँ पर कि भाई कंडीशन क्या है कि यहाँ स्टेशनरी वेव्स पैदा हों, क्योंकि ये तो जरूरी है कि ये दो पॉइंट्स तो बिल्कुल फिक्स हैं। तो एक वेव जा रही है, एक वेव आ रही है, सेम फेस में वो सुपर इंपोज हो ताकि स्टेशनरी वेव्स पैदा हों। देखिए ये दिखने में ये जा नहीं रही है, मुंह नहीं कर रही है, ये एक ही जगह डांस कर रही है। कभी ये ऊपर ऐसे जा रहा है, कभी ऐसे, इस तरह से वाइब्रेशंस हो रहे हैं। इसे हम स्टैंडिंग वेव्स भी कहते हैं। जैसे कोई आदमी एक ही जगह डांस कर रहा हो तो उन्हें हम डांसिंग वेव भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर नाम इसका क्या है? स्टेशनरी वेव या फिर स्टैंडिंग वेव कहेंगे। अब हमने कंडीशन समझ में आ गई। ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि टाइम टेकन बाय द वेव इन ट्रेवलिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ट्वाइस, इसका डबल हो गया ना, इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टाइम पीरियड होना चाहिए। टाइम पीरियड का इंटीग्रल मल्टीपल, जैसे 1t 2t 3t, ये वाली कंडीशन जो है ना, ये होनी चाहिए, तो ही यहां स्टेशनरी वेव्स पैदा होंगी। थोड़ी देर बाद फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से हार्मोनिक्स यहां पैदा होते हैं, आपको पूरा समझ में आएगा। शर्त यही है कि आप साथ साथ नोट्स बनाते रहें, समझते जाएं, और नोट्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, यही की यही इसी फॉर्मेट में। लेकिन समझ करके खुद लिखना ज़्यादा बेटर रहता है। प्यारे बच्चों देखिए, मैं बता रहा था कि क्या कंडीशन है, जैसा कि मैंने अभी यहाँ आपको बताया कि टाइम टेकन बाय ए वेव इन ट्रेवलिंग द डिस्टेंस इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग।
ट्वाइस इसका मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द टाइम पीरियड, यानी कि ये लिख लीजिए, दिस अकर्स, ये कंडीशन है प्यारे बच्चों, अकर्स व्हेन, कब होगा ये, व्हेन टाइम टेकन, ये देखिए मैं जो बताया है वही लिख रहा हूं, आप भी साथ साथ लिखते रहिए, समझ करके लिखना, ऐसा आपको कहीं और नहीं मिलने वाला प्यारे बच्चों, क्योंकि जो चीज हम समझ करके लिखते हैं पेपर में स्कोरिंग उतनी ही ज्यादा होती है और हमारी समझ में भी आता है। दिस अकर्स व्हेन टाइम टेकन बाई वेव, ये जो वेव है ना इसके अंदर वेव इन ट्रेवलिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इसका ट्वाइस समझ लीजिए मेरे, ये ना हमने कहा था भाई टी टाइम लिया है, ट्वाइस इसका डबल हो गया, ये देखिए इज, ये किसके मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ टाइम पीरियड ऑफ वेव, ये देखिए मैं इसको लिखूंगा भी, यानी कि ये इतना होना चाहिए। अब टाइम कितना होगा, देखिए मान लो v वेलोसिटी से जा रही है कोई चीज, तो टाइम कितना लेती है कोई भी वेव, दूरी तो कितनी होगी, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, यही तो होता है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 2L बाई v इज इक्वल टू P बाई टी। ये देखिए प्यारे बच्चों ये हो गया है, इसके बारे में मैं अभी लिख भी दूंगा, अभी हम आगे भी चलेंगे, लेकिन अभी हमारी कुछ बेसिक जानकारियां हमें पता चल गई हैं। क्या बेसिक जानकारियां बनी कि भाई वेव्स क्या होती हैं, स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं, और ये स्टेशनरी वेव्स पैदा कब होती हैं, वो तो हमें पता ही चल गया कि जब एक वेव जा रही है, इंसिडेंट वेव कहते हैं, और एक रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ रही है अपने फिक्स एंड से, और वो दोनों वेव जब सेम फेस में सुपरिम्पोज होती हैं तो वहाँ पर इंटरफेरेंस होता है, जिनकी वजह से स्टेशनरी वेव या फिर स्टैंडिंग वेव्स पैदा होती हैं। जिन पॉइंट्स पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है उन्हें हम नोड्स कहते हैं, और जिन पॉइंट्स पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाता है उसे हम एंटी नोड कहते हैं। लेकिन ये सुपरपोजिशन, ये सेम फेज कब होगा, सेम फेज में ये सुपरिम्पोजिशन कब होगा, उसके लिए कंडीशन ये है कि द टाइम टेकन इन ट्रेवलिंग द वेव इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ट्वाइस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द वेव। यहाँ पर मैं ये भी बता रहा हूँ आपको कि ये जो हमारा P है इट इज इक्वल टू 1 2 3 एंड शो 1 2 3 4 5 ये है। अब हम इसके बारे में लिखेंगे, लेकिन जैसा कि हमेशा आप लोग करते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और प्यारे बच्चों साथ साथ में नीचे एक बटन दबा है उसको प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपका पसंदीदा चैनल बनने वाला है, बन भी चुका होगा काफ़ी बच्चों का, जो नए जुड़े हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, स्क्रीनशॉट भी लें, इंपॉर्टेंट है वो भी आप लिख लीजिए। देखिए क्या क्या है, ये तो आप जानते हैं ना, एल क्या है, ये हमने स्ट्रिंग की लेंथ ली है, ये क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, और v क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ वेव, कि जो वेव किस गति से चल रही है वो है। t क्या है, t हमने आपको बताया था टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशंस, ये हो गया। और p की तो मैंने पहले ही बता दी, ये इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है, ये कोई 1 2 3 इनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें अभी हमें और भी पता है जो पहले से हम लोग जानते हैं। देखिए वेलोसिटी किसके बराबर होती है, एक रिलेशन होता है v इक्वल टू म्यू लैम्डा के बीच में। ये म्यू क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। देखिए मैं एक और बात बताऊँ आपको, ये एक वेव है, तो इसकी ये वेवलेंथ है, एक कंप्लीट वेव की जो लेंथ होती है वो वेवलेंथ होती है। ये नोट कर लें प्यारे बच्चों, ये टर्म्स अभी हमने यहाँ आएंगी। वी क्या है, वेव, ये लैम्डा इज दी वेव लेंथ ऑफ वेव, ये समझते जाइए। और म्यू क्या है, ये जो म्यू हम लिख रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, इनके बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया है। अब देखिए यहां पर प्यारे बच्चों एक पॉइंट अगर हम देखें तो म्यू किसके बराबर हो जाएगा, म्यू इक्वल टू वी बाई लैम्डा। ये देखिए क्या होता है,
फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड के बराबर होती है ना, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। तो देखिए टी सेकंड में कितने वाइब्रेशंस होते हैं, एक, तो एक सेकंड में कितने होंगे 1/t, और एक सेकंड में जितने वाइब्रेशंस होते हैं उन्हें हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं ना, यानी कि ये म्यू है। देखिए v इजिकल टू म्यू लैम्डा, ये होता है। म्यू के स्थान पर हम क्या लिखते हैं, लैम्डा बाई टी हो गया, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड के बराबर होती है। तो यहां से आप देखिए v इंटू टी इट इज इक्वल टू लैम्डा है ना, यहां पर मैं वही बात कर रहा हूं। अगर इस t को मैं यहां ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला फार्मूला हमें क्या देगा, देखिए इस फार्मूले से देखिए आप कि 2l बाई नीचे क्या है, t को इधर ले लिया, v इंटू टी इट इज इक्वल टू p, ये हो गया। और v इंटू टी किसके बराबर आया है, ये तो लैम्डा के बराबर है, इसका मतलब 2l बाई लैम्डा इट इज इक्वल टू p। अब हमें पता चल गया यहां से कि जहां कहीं भी हमें लैम्डा की वैल्यू रखनी पड़े तो लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, 2l बाई p। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एक तो ये लैम्डा आ गया हमारे पास, एक ये रिलेशन आ गया, और एक ये रिलेशन। इससे हम तमाम तरह की जानकारी ले सकते हैं, और ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको पहले से ही पता है। मैं जस्ट इसमें यहां रिवाइज कर रहा हूं। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता तो कम से कम वो इस चीज को रटे ना, बल्कि समझ करके करें। तो चलिए अब हमारे पास जो पॉइंट्स बच गए हैं, जो जो टर्म्स हमें यूज करनी है उन्हें हम यहां लिख लेते हैं। अभी अभी आपको निकाला है कि जो म्यू होता है वो b बाई लैम्डा होता है, जैसा कि ये देख लिया। लेकिन एक फार्मूला मैंने पहले ही बताया था, पिछले रिजल्ट्स में हमने इसको प्रूव भी किया है कि किस स्ट्रिंग में जो वेव प्रोपगेट करती हैं उसका फार्मूला क्या होता है, वो मैंने ये बताया था। याद हो, आपने प्रूव किया ना, T बाई m, जहां T क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग है, और m क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, v का तो हमें पता चल गया, और लैम्डा हमने यहां से पता है। ये दोनों वैल्यूज अगर हम यहां रख दें तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला जाएगा। म्यू किसके बराबर हो जाएगा, ये देखो, जहां लैम्डा है मैं वहां ये रख रहा हूं, तो ये तो हो गया हमारे पास T बाई m। किसके स्थान पर हमने लिख दिया, वेलोसिटी के स्थान पर, और लैम्डा के स्थान पर ये लिख देते हैं। तो ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/, तो ये हो जाएगा p बाई 2l। ये देखिए, तो ये एक महत्वपूर्ण जो फार्मूला हमारे पास आ गया ना प्यारे बच्चों, यही हमें देंगे डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन, क्योंकि हम जानते हैं कि p की जो वैल्यूज है वो बदलती जाएगी। साथ में ये इन दो रिलेशंस को याद रखो, एक तो ये और एक ये, कि जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आई है इसका जो फार्मूला आया है p बाई 2l इंटू t बाई m। एक ये दोनों महत्वपूर्ण फार्मूले हैं हमारे पास आगे की डिस्कशन करने में। कुछ ज्यादा नहीं है, हम ये देखेंगे कि स्ट्रिंग में जब स्टेशनरी वेव्स की फॉर्मेशन होती है तो कौन कौन से पॉसिबल मोड ऑफ वाइब्रेशंस वहां संभव हैं। तो मान लो हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी है, और उस रस्सी की जो लेंथ है वो आप जानते हैं, हम ले रहे हैं l। ये पहले ही मैंने बता दिया था, l क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। और इन दोनों पॉइंट्स पर स्ट्रिंग क्या है, फिक्स है, तो यानी यहां तो नोड्स ही बनने हैं। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मिनिमम जो मोड ऑफ वाइब्रेशन की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो सकती है। तो ये देखिए, पहला ही केस ले रहे हैं हम कि अगर हम p को 1 कर दें, ये देखिए, चाहे तो वेवलेंथ निकालनी है तो यहां से निकल जाएगी, और फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो यहां से निकल जाएगी। चलिए पहले हम देखिए, अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा, 2l के बराबर, क्योंकि हम पहले ही बता रहे हैं कि p की वैल्यू यहां पर 1 2 3 4 5 है। तो फिर फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी यहां से निकाल सकते हैं, और ये देखिए ये कितनी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, इसको मैं 0 लिख देता हूं और p की जगह 1 लिख देता हूं, और ये हो गई है हमारे पास 2l इंटू t बाई m, इतने हर्ट्ज। लेकिन इसको डायग्राम से देखते हैं प्यारे बच्चे, ये देखिए ये है, तो जो पॉसिबिलिटी हो सकती है इस दौरान इसके अंदर वो क्या हो सकती है, ये देखिए, ये ऐसे देखिए, यानी कि ये भी नोड और ये भी नोड, ये यहीं पर वाइब्रेट करेंगी। ये तो फिक्स्ड एंड है, यहां पर तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, यहां तो नोड्स बन रहे हैं, लेकिन ये यहां जाएगी,
फिर धीरे धीरे ये नीचे आएंगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे हो जाएगी। यानी कि इस तरह से ये वाइब्रेट कर रही है और ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। इससे कम कुछ भाई पॉसिबल यहाँ हो भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो नोड बनना ही बनना है, तो बीच में एक एंटी नोड बन गया। और ये किसके बराबर है? क्या ये वेवलेंथ के बराबर है या क्या पूरी वेव बने? पूरी वेव बन ही नहीं रही है। देखिए पूरी वेव तो पता कब बनती, ऐसे बनती, ये है एक पूरी वेव। तो ये तो इतना ही हिस्सा है ना, तो ये तो इसके जो λ/2 के बराबर हुआ। और वो चीज हमें यहां पर भी पता चल जाएगी। देखिए लेंथ किसके बराबर आ रही है? 2l के बराबर। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है? ये देखिए, ये जो l है ये λ/2 के बराबर है। λ/2, क्योंकि कंप्लीट वेव तो यहां जाके बनेगी ना, वेवलेंथ तो तभी बनेगी। तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है और ये बेसिक है प्यारे बच्चों, इससे नीचे कुछ संभव ही नहीं है। इसलिए इस मोड ऑफ वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। और इस फ्रीक्वेंसी को जो है हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं और इसे हम फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, और इसे ही हम कहते हैं इट इज कॉल्ड फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन कह दीजिए, या सिंपली आप इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कह दीजिए, और वो हो गए। इसे फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं। अब देखते हैं सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होती है। प्यारे बच्चों देखिए, सेकंड पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या लिख देंगे? इफ P इज टेकन टू, अगर हम P को यहां डबल कर दें तो क्या आएगा? ये देखिए, तो लैम्डा कितनी हो जाएगी? यहां से देखिए, लैम्डा इज इक्वल टू, अब यहां 2 रख रहे हैं तो 2l/2, 2 से 2 कट जाए यानी कि l आ गए। ये देखिए, ये हो गया। और यहां पर अगर हम 2 रखते हैं तो यहां से हमें फ्रीक्वेंसी का भी पता चल जाएगा, और इसको हम ये कह देते हैं μ1, और ये हो जाएगी 1/2l इंटू T/m हर्ट्ज। प्यारे बच्चों देखिए, ये हमारे पास सेकंड पॉसिबिलिटी आ गई है। और यहां पर अगर हम डायग्राम से देखें, ग्राफिकली देखें, तो क्या बनने वाला है? देखिए भाई, ये जो नोड्स है ना, इनका कुछ नहीं हो सकता, ये तो नोड रहेंगे ही। लेकिन अब एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये वाला हिस्सा एक इस टाइप की चीज बन सकती है। यहां पर ये देखिए, ये देखिए, और ये इस तरह से डांस करेगी। एक वेव जा रही है, एक आ रही है, और यहाँ पर ये 2 एंटी नोड्स बन जाएंगे, जबकि ये तो नोड्स हैं ही। और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ कंप्लीट वेव बन गई है। लेंथ उतनी ही है स्ट्रिंग की यहाँ से यहाँ तक की, जो हम पहले ही आपको बता रहे हैं कि जो लेंथ है वो तो L ही है, फिक्स है ना वो तो वो तो यहाँ L ही रहेगी। तो वो ये हो गया है। लेकिन ये कंप्लीट किसके बराबर आ गई है? ये वेवलेंथ के बराबर आ गई है। ये देखिए, ये वेवलेंथ के बराबर आ गई। और ये वाली इसकी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ गया है। इन्हीं 2 की सहायता से हमने निकाला है। P की वैल्यू को हम चेंज करते जा रहे हैं। ये जो पॉसिबिलिटी है सेकंड पॉसिबिलिटी है, इसे हम सेकंड हार्मोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? सेकंड हार्मोनिक। प्यारे बच्चों, आप नोट्स बना रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो साथ साथ एक नीचे जो पॉइंट दिया हुआ है सब्सक्राइब का, उसको भी उन बच्चों के लिए आवश्यक है, उन स्टूडेंट्स के लिए आवश्यक है जो पहली बार इसे देख रहे हैं, क्योंकि इसके साथ साथ जब वो दूसरे लेक्चर्स देखेंगे तो उनके वो भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए, पूरी फिजिक्स आपके क्लियर हो, फुल स्कोरिंग हो, 100% मार्किंग हो। ये हमारा टारगेट है। लेकिन इसके लिए हेल्प आप कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को में शेयर करके और सब्सक्राइब करके और अपने कमेंट्स दे करके, ताकि आने वाले और वीडियो आपके लिए और ज़्यादा इफेक्टिव बना सके। तो प्यारे बच्चों देखिए, इसको हम सेकंड हार्मोनिक कहते हैं, लेकिन एक और नाम से भी हम इसे जानते हैं, जिसे हम कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन। ये म्यूजिकल साउंड की टर्म्स हैं। तो आपको इस तरीके से टोन्स बना कहते हैं, अपन लोग कहते हैं, ठीक वैसे ही वो भी तो वेव्स होती हैं। वो म्यूजिकल नोट्स, एंटी नोट्स बनते हैं, डिफरेंट टाइप की साउंड्स निकलती है। हर फ्रीक्वेंसी की अपनी एक पिच होती है, एक साउंड होती है। खैर वो बाद की बातें हैं, हम डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ यहाँ देख रहे हैं।
तो ये हमारे पास डिफरेंट, ये हमारी फर्स्ट हार्मोनिक हो गई है, ये हमारी सेकंड हार्मोनिक, और ये उसकी वेवलेंथ आप देख रहे हैं कि जो वेवलेंथ है वो L के बराबर है। यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो लेंथ के, ये देखिए, डबल के बराबर होगी, या लेंथ जो है λ/2 के बराबर होगी। अब देख लेते हैं भाई थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है और उसे हम क्या कहेंगे। अब आपके लिए कोई मुश्किल चीज यहाँ नहीं है। ये देखिए, अगर हम P को 3 कर दें, यहां पर हम P को 3 कर दें तो हमारे पास क्या बनने वाला है। तो ये देखिए, ये इक्वेशन तो हमें देगी λ = 2L/3, ये हो गया है। और यहां से हम एक चीज निकाल सकते हैं, ये देखिए, ये तो हो गई हमारे पास। और जो फ्रीक्वेंसी आएगी μ2, उसको हम कैसे लिखेंगे। यहां पर आप देखिए, P के स्थान पर हमने क्या लिख दिया है, 3 लिख दिया है। 3/2L × T/m, बाकी सारी चीजें वही हैं, ये हर्ट्ज में आ गया है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। और ये जो आ गया, यहां पर हमने क्या कर दिया कि P को 3 कर दिया। मैथमेटिकली तो यहां से आ रहा है, ग्राफिकली हम देख सकते हैं भाई नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है। आप खुद देखिए, वीडियो को रोक करके एक बार देखिए कि किस टाइप का ग्राफ बनने वाला है। ये λ/2 है, ये λ/2 है, तो ये 2 λ/2 हो गया, यानी कि λ के बराबर हो गया। ग्राफिकली देखते हैं नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या रहती है प्यारे बच्चों। ये देखिए, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हमारी कुछ इस तरह से बन सकती है, ऐसे। ये तो नोड रहेंगे भाई, ये तो फिक्स है, क्योंकि रस्सी के दोनों एंड तो फिक्स है तो वो बेचारे तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो यहां तो नोड्स बनना ही बनना है। लेकिन इनके बीच में यहां पर भी नोड बन सकते हैं, इस तरह से आप देख रहे हैं। ये देखिए, पहले एक भी नोड नहीं था बीच में, अब यहां 2 बने, अब की बार यहां पर 3 नोड बन चुके हैं और ये एंटी नोड्स बन गए हैं। ये देखिए, लेंथ उतनी ही है, लेकिन थर्ड जो पॉसिबिलिटी है वो ये हो सकती है जो कि आप यहां देख रहे हैं। हमने यहां पर P की वैल्यू 3 रखी, तो ये P कितना आ गया, यहां पर लैम्डा तो कितनी हो गई 2L/3, और μ2 कितना हो गया, यहां पर हम μ2 रख रहे हैं, तो P की जगह ये देखिए ये वाली वैल्यू आ गई है। और इसको हम यहां दिखा रहे हैं कि ये लेंथ देखिए, ये λ/2, ये λ/2, ये λ/2, तो टोटल जो लेंथ है हमारी इसकी, ये लेंथ तो उतनी है ना, ये किसके बराबर हो गई है 3। देखो L किसके बराबर है, λ/2, 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 यानी कि 3 λ/2 के बराबर ये हो गई है। ये देखिए, ये लेंथ L = यहाँ आप देख भी रहे हैं कि जो लेंथ आ जाएगी 3 λ/2 आ जाएगी, या जो लैम्डा जो है वो 2L/3 के बराबर आ जाए। और इसकी फ्रीक्वेंसी इस फार्मूले से निकालनी, यानी कि 2 रिजल्ट्स ही तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसी से हम निकाल रहे हैं। ये जो पॉसिबिलिटी है इसे हम थर्ड हार्मोनिक कहेंगे। क्या कहेंगे, थर्ड हार्मोनिक। और इसे हम सेकंड ओवरटोन भी कहते हैं। ओवरटोन एक पीछे चलता है। और प्यारे बच्चों, इसी तरीके से हम P की वैल्यू को चेंज करते चले जाएंगे। जैसे P को हमने पहले 1 रखा, फिर P को 2 रखा। जब 1 रखा तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आई, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है और उसे हम फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं। ये फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन भी होता है। और जब हमने P को 2 रखा तो ये वाली पॉसिबिलिटी बनी, इसे हम सेकंड हार्मोनिक कहते हैं या फिर फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं। और ये जब P की जगह 3 रखा तो ये वाली पॉसिबिलिटी बन गई जो थर्ड हार्मोनिक कहला रही है और सेकंड ओवरटोन कहलाती है। इसके साथ साथ अगर हम P की वैल्यू को बदलते चले जाएं, जैसे P की वैल्यू जो 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, तो इस तरह से हमारे पास ये देखिए 4th हार्मोनिक, 5th हार्मोनिक, 7th हार्मोनिक, ये आ जाएंगी 4th, 5th, 6th हार्मोनिक्स आ जाएंगी प्यारे बच्चों। या फिर एक ओवरटोन पीछे चलता है जिसे हम कहेंगे 3rd, 4th, 5th ओवरटोन्स, जो कि सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी है। यह हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की डबल है, यानी कि। और ये जो थर्ड हार्मोनिक की है, ये वाली फ्रीक्वेंसी देखिए, यहां पर देखिए, इसको और इसको तुलना कीजिए, ये हो जाएगा 3 × μ0, यानी कि फ्रीक्वेंसी है ये फर्स्ट हार्मोनिक से डबल है। और ये जो थर्ड हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी है ये फंडामेंटल की 3 टाइम्स है। मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की इंटीग्रल मल्टीपल्स आती हैं आगे के जो हार्मोनिक्स हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने देखा, कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे कि हमारी जो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है उसमें जो ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस पैदा होती हैं
उसमें स्टेशनरी वेव, एक वेव जो इंसिडेंट वेव है वो, और एक जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो दोनों सुपर इम्पोज करती हैं। किसी पॉइंट पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो कहीं पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, लेकिन वो वेव स्टेशनरी है क्योंकि वो आगे कहीं मूव नहीं करती हैं, एक ही जगह वो वाइब्रेट कर रहे होती हैं। और उस तरह से उनमें कौन कौन से मोड ऑफ वाइब्रेशंस पैदा होते हैं, उनकी क्या कंडीशन थी मैंने वो भी बताई थी। और वो बताई थी ना कि जो टाइम ले रही है वेव उस लेंथ को ट्रेवल करने में, उसका जो डबल है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टाइम पीरियड होना चाहिए, वो कंडीशन हो गई। और ये डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशंस हो गए हैं। और प्यारे बच्चों, आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा अगर आपने ध्यान से लिखा है, लिखते हुए चले हैं। नहीं देखा है तो एक बार फिर से स्टार्ट कीजिए वीडियो को और फिर देखिए हर पॉइंट को लिखते हुए, समझते हुए। और अगर समझ में आ गया है पहली बार, क्योंकि 90% स्टूडेंट्स को पहले ही राउंड में समझ में आ गया है, तो आप कमेंट्स कीजिए नीचे कि आपके समझ में आ गया है। और बताइए कि नेक्स्ट कौन कौन सी वीडियोस आपको चाहिए, ताकि मैं आपके लिए वही चीज़ उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर मैं आपको समझा सकूं, पढ़ा सकूं और आपके एग्जाम से मैं वो हेल्प कर सके। और प्यारे बच्चों, नए जुड़े हैं तो वही है, अपने दोनों चैनल्स जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उन दोनों को सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठाएं। यही मेरा मोटिव है और इसमें इसी तरीके से आप डायरेक्ट एक्टिव रोल अदा करके और मेरी यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ जिसमें हम लोग ड्राइव करने वाले हैं वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन ए फ्लूइड। क्योंकि आप जानते हैं कि जो एयर के अंदर जो वेव्स प्रोपगेट करती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, जिस तरह से रस्सी में ट्रांसवर्स वेव पैदा होती है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ। थैंक यू वेरी मच।